और बहुत सारे डॉक्टर्स आपको आज से कल के बीच में अलग अलग चीजें बताएंगे, लेकिन मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, जो आमतौर पर आप होम्योपैथी के सेमिनार्स में नहीं देखते हैं। और इसके जनक भी आपकी ही बिहार की धरती से डॉक्टर बी साहनी, जो भागलपुर से रहने वाले थे और बाद में पटना में एस्टेब्लिश हो गए, उन्होंने मानवता के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की, जिसका नाम है मेडिसिन ट्रांसलेशन थ्रू हेयर या साहनी इफेक्ट। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा, उसी के बारे में मैं आपको केसेस दिखाऊंगा और उसी के बारे में आपको ये बताऊंगा कि हमें अपनी होम्योपैथी प्रैक्टिस में इसे क्यों अपनाना चाहिए। और यहाँ पे हो रही है। तो मेरा पर्पस यहाँ पे आने का और यहाँ के केसेस को प्रेजेंट करने का सिर्फ इतना है कि होम्योपैथी के द्वारा आज मैं आपके सामने ऐसे ऐसे केसेस प्रस्तुत करूंगा जो अमूमन एलोपैथिक चिकित्सा से निराश होकर आते हैं, और ये सभी केसेस वेल डायग्नोज केसेस होते हैं, जिनकी सभी तरह की रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपके सामने मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा होम्योपैथी भी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहां पर इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आज सुबह बात हो रही थी कि होम्योपैथी के द्वारा करोड़पति कैसे बने। अगर आप अच्छे रिजल्ट देंगे तो पैसा आपके पीछे चल कर आएगा, मरीज आपके पीछे चल कर आएगा। बहुत तरह के केसेस मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी डिजीज जिसका नाम है हीमेंजियोमा। ब्लड वेसल्स का ट्यूमर हो जाता है। ब्लड वेसल्स का ट्यूमर था ये। लाइट बंद कर दीजिए प्लीज, फ्रंट की थोड़ा सा लाइट कम कर दीजिए। ये हीमेंजियोमा का केस है। एक बच्ची को देखिए, इसका हाथ पूरा रेड है। ये पहली रिपोर्ट है, ये सेकंड पिक्चर है और ये थर्ड पिक्चर है। और यह केस कैलकेरिया फ्लोर 0/1 के ट्रांसफर से ठीक हुआ। बस ठीक। नेक्स्ट, दूसरा केस भी हीमेंजियोमा का है और यह केस भी कैलकेरिया फ्लोर के ट्रांसलेशन से ठीक हुआ। इसकी पहली पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हीमेंजियोमा का साइज क्या है, सेकंड में, थर्ड में, और ये लास्ट पिक्चर है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो यह केस भी कैलकेरिया फ्लोर के ट्रांसलेशन से। मैं अपनी एक बात में पूरे प्रेजेंटेशन के पहले सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, मैं अपनी क्लिनिक में कभी भी किसी रोगी को 2 दवा नहीं देता हूँ। यह क्लिनिक मेरी क्लिनिक ऐसी है, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, हिंदुस्तान के अंग्रेज क्लिनिक्स में से जहाँ पर सिंगल मेडिसिन का प्रेक्टिस होता है, एट ए टाइम में किसी भी रोगी को कभी भी 2 दवा नहीं देता हूँ। और ये मैं बात यहाँ इस सेमिनार हॉल में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी क्लिनिक में भी बोलता हूँ। जो लोग लखनऊ के हैं मेरी क्लिनिक में आते भी जानते भी मैं सिंगल मेडिसिन का प्रिस्क्राइबर हूँ। तो मैं जो भी ट्रीटमेंट आपको जो भी अपने केसेस दिखाऊंगा सिंगल रेमेडी के द्वारा ही ठीक हुए हैं। अगला केस और नेक्स्ट, ये बिल्कुल रिसेंट केस है। और मैं अपने जब मैं सेमिनार्स के लिए आता हूँ, मैं बिहार में कई बार आया हूँ, इसके पहले मैं भागलपुर आया हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं खगड़िया में आया था, इससे पहले मैं पटना में सेमिनार। मैं हर सेमिनार में अपनी ये कोशिश करता हूँ कि अपने पुराने केसेस ना दिखाऊं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि नए नए केसेस आपके सामने, अलग अलग तरह के ऐसे केसेस आपके सामने लेकर आऊं जिनके बारे में कहा जाता है यह इनक्योरेबल डिजीज है। यह एक डिजीज है, इसका नाम है हीमेंजियोमा, जिसमें वैस्कुलर मालफॉर्मेशन, फाइंडिंग्स आर इन फेवर ऑफ वैस्कुलर मालफॉर्मेशन, हाई फ्लो। इसमें एक कलर डॉपलर का टेस्ट होता है जहां पर इसको डायग्नोसिस होती है। इस बच्चे में ये था। नेक्स्ट क्लिक करिए। ये आवाज बढ़ाइए, आवाज। ये रिकरेंट, इसको बार बार इसमें से पास आता था इस बच्चे को, और इसका मैंने केस एनालाइज किया, इसकी मदर की हिस्ट्री लेके। नेक्स्ट, और ये 4 अक्टूबर की फोटो है, आज से 4 दिन पहले। और ये केस का जो प्रिपरेशन मैंने किया था
की दवा थी, आरामेड का ट्रांसफर किया गया था और यह केस मात्र 2 महीने के अंदर हेमेंजियोमा ये कंप्लीटली क्योर हो गया। नेक्स्ट, ये एलोपेशिया टोटैलिस का केस है। पूरी तरह से इसके बाल चले गए थे इस बच्चे के, और ये मेरे पास लखनऊ में दिखाने आए थे। मैंने इनका इलाज किया और ये ठीक हो गया। मैं इस केस को भूल भी गया था। 2.5 साल के बाद एक दूसरे पेशेंट ने मुझसे बात किया था। मैंने उससे पूछा आपको मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला बिहार में, तो उसने बताया कि इस पेशेंट ने आपको पुराने पेशेंट ने रेफरेंस दिया था। नेक्स्ट, यहाँ पर यस नेक्स्ट करिए, प्ले करिए। अजय चौधरी लिखा है। ये बता रहा है कि इस पेशेंट ने इनको रेफरेंस दिया था। नेक्स्ट, ये इसके कंप्लीट हेयर फॉल, इसका एलोपेशिया टोटैलिस कंप्लीट रिकवरी हो गई थी और यह केस नेट्रोम्यूर 0/1 से ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट केस, ये डायबिटिक फूड है। डायबिटिक फूड आप जानते हैं कि नेग्लिजेंस का केस होता है। जब डायबिटीज बहुत दिनों तक बना रहे, नेग्लेक्टेड केस हो, तो पहला लक्षण होता है कि डायबिटिक फूड या डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी या डायबिटिक आई, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं, ये सब डायबिटीज के एंड रिजल्ट हैं और नेग्लेक्टेड केसेस में ये सब चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। यह पेशेंट मेरे पास जो आई थी, नेक्स्ट करिए, तो पता नहीं है डायबिटिक न्यूरोपैथी का केस था। और अगला वीडियो जो सल्फर 0/1 के ट्रांसफर से है। नेक्स्ट, ये कंप्लीट रिकवरी हो गई। नेक्स्ट केस, एक डिजीज होती है जिसको बर्गर्स डिजीज कहते हैं। बर्गर वो खाने वाला बर्गर नहीं, बर्गर अबाउट द साइंटिस्ट बर्गर्स डिजीज। इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं और इसमें लास्ट जो आपकी नसें होती है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से एक गैंग्रीनस टिश्यू डेवलप हो जाता है। तो बर्गर डिजीज के पेशेंट में एक बड़ी अच्छी बात देखी लव एंड बेली की बुक में, इसमें स्मोकिंग मना होती है। तो लव एंड बेली की बुक में बड़ी अच्छी चीज लिखी कि आइदर यू हैव योर लेग और सिगरेट, यू कैन नॉट हैव बोथ एट द सेम टाइम। या तो आप सिगरेट पी लीजिए या तो पैर बचा लीजिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बर्गर डिजीज में ये इसकी पैथोलॉजी होती है। ये फर्स्ट केस से आप देख रहे हैं गैंग्रीन है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट कीजिए। ये बर्गर डिजीज थी और इनका मैंने आर्सेनिक 0/1 का ट्रांसफर किया। नेक्स्ट, और ये लगभग आप दोनों की कंपैरेटिव फोटो देखिए, ये कंप्लीट हीलिंग हो गई है बर्गर डिजीज में। नेक्स्ट, आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में। यह एक एब्सेस का केस है। ये सऊदी अरब का पेशेंट था। अभी जब मैं ट्रांसलेशन के फायदे जब गिनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। इस पेशेंट का बाल मेरे पास लखनऊ में रखा हुआ था और ये सऊदी अरब चली गई बच्ची और इसको हाथ पे एक डेल्टॉइड एब्सेस डेवलप हुआ और ये एब्सेस ऐसा था कि सऊदी अरब में सभी डॉक्टरों ने इसको बोला इसकी इमीडिएट सर्जरी करनी होगी। मैंने इनसे कहा कि आप वेट कीजिए। कैलकेरिया सल्फ 0/1 का ट्रांसफर मैंने किया और आप डेट वाइज देख सकते हैं कि किस तरह से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th इस तरह से इसकी कंप्लीट हीलिंग हुई थी कैलकेरिया सल्फ 0/1 और इसमें डेट भी लिखी हुई है। करीब 1 महीने के करीब लगा था इसमें कंप्लीट हीलिंग होने में। नेक्स्ट, पिछली बार जब मैं खगड़िया आया हुआ था एनिमल डे की सेलिब्रेशन के लिए 16-17 अप्रैल में मैं आया हुआ था। तो ये पेशेंट मेरी क्लिनिक में लखनऊ में 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं 18 अप्रैल को लखनऊ में पहुंचा तो वो अपने फादर का बाल लेकर आए थे और मुझसे कहे कि मेरे फादर को ट्रीट कर दीजिए, मेरे फादर की हालत बहुत खराब है। उनको जीआई ब्लीडिंग हो रही थी और जीआई ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी हालत डे बाय डे खराब होती जा रही थी और बेड रिडन हो गए थे। पिछले 10 दिनों से वो बेड रिडन थे और बेड रिडन होने की वजह से उनको बेड सोर डेवलप हो गए थे। बेड सोर को मैं ऐसा मानता हूं कि ऑलमोस्ट टर्मिनल पेशेंट में ही यूजुअली बेड सोर दिखाई पड़ते हैं और बेड सोर ये माना जाता है कि अब ये एंड ऑफ लाइफ है।
पेशेंट जो कि बाहर लेके आए थे, मैंने उनको जो वीडियो कॉल से देखा, ये पेशेंट लेटे हुए थे, बहुत मुश्किल से उनकी आंखें खुल रही थी और मैंने इनका केस ऑनलाइन लिया। मेरे असिस्टेंट डॉक्टर अमन आपके जीडी कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्होंने इनका केस लिया और ये बेड सोर की कंडीशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस केस में मैं आपको थोड़ा सा कुछ केसेस में आपको डिटेल केस हिस्ट्री भी बताना चाहूंगा कि मेरे एनालिसिस का तरीका क्या रहता है, मैं केसेस में कैसे सिंगल रेमेडी पे अराइव होता हूं। An obstinate patient, no case of hypertension, throw things in anger. बहुत गुस्से पेशेंट थे, इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इगोटिज्म ऐसी थी कि किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते थे, कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पसंद है। देयर वाज एन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और रिलेटिव ने इनको ब्लेम कर दिया था और ये इंसल्टेड फील कर रहे थे। ही फाइट द केस इन द कोर्ट, सनसेट हर्ट हो गए थे, ईगो पर बात आ गई थी। नेक्स्ट स्लाइड, ये इनका ओरिजिनल केस हिस्ट्री है, यहाँ पे शायद रेजोल्यूशन की वजह से आप देख ना पा रहे हो। इनके एक और प्रॉब्लम थी, इनकी लड़की जो गई ससुराल में, तो ससुराल में सास बहुत दबा कर रखती थी और वो चाहती थी कि सब कुछ वो माफी मांगती रहे और ये चीज इनको सुनाई जाती थी और इनकी सुनाई जाने की वजह से इनको बहुत इंसल्टेड फील होता था और इसी समय इनको जीआई ब्लीडिंग चालू हो गई। नेक्स्ट, ये इनका केस है, इनका रिपोर्टराइजेशन चार्ट है, वोमिटिंग इंजरीज आफ्टर अल्सर, वोमिटिंग टाइप ऑफ ब्लड, एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड। मैंने इनकी जो दवा का चुनाव किया, स्टेफिसेक्रिया का चुनाव किया। नेक्स्ट, और ये इनकी हीलिंग थी। ये पहला का फोटो है, ये इनका नेक्स्ट, ये भी 24 जुलाई का फोटो है, एक बार और क्लिक कीजिए। नेक्स्ट, इनकी कंप्लीट हीलिंग हो गई थी, बेड सोर कंप्लीटली ठीक हो गया था और जो पेशेंट बेड रिडन थे, जिनको मुझे भी लग रहा था कि शायद 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे। नेक्स्ट, ये मेरी क्लिनिक पर चलकर आए, स्टेफिसेक्रिया 0/1 के ट्रांसमिशन से। नेक्स्ट, एक और बीमारी के बारे में आज मैं सुबह में अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, मैं आपके सामने ऐसी बीमारियों के केसेस लेके आऊंगा जिनके बारे में होम्योपैथी में यूजुअली आंसर नहीं होता है, या ऐसी बीमारियां जिसको कहा जाता है खाली सर्जरी के द्वारा ठीक हो सकती हैं। ये केस ऐसी ही बीमारी का केस है। इस बीमारी का नाम था हिर्शस्प्रुंग डिजीज। ये गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन भी इसका नाम होता है। जो रेक्टम का लास्ट पार्ट होता है, जो कोलोन का लास्ट पार्ट होता है, वो अनडेवलप्ड हो जाता है बच्चों में। उसकी वजह से क्या होता है, जब लास्ट पार्ट अनडेवलप्ड रहेगा तो पेरिस्टाल्टिक मोशन तो होगा, लेकिन लास्ट में वो स्टूल बाहर नहीं निकल पाएगा और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चा पहले तो रोता रहता है या कई दिनों पे स्टूल जब पीछे से पुश करेगा तो स्टूल हो जाता है। लास्ट में इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो होती है हिर्शस्प्रुंग डिजीज। हिर्शस्प्रुंग डिजीज की जो डायग्नोसिस होती है वो उसके लिए यूजुअली बेरियम एनिमा एक्सरे होता है, जहाँ पर बेरियम एनिमा दिया जाता है और वहाँ पे उसको ट्रेस करते हैं। तो ये वेल डायग्नोस केस है। इसके बेरियम एनिमा के एक्सरे में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इनका लास्ट पार्ट ऑफ जो रेक्टम है डेवलप नहीं है। प्ले कीजिए। ये बच्चा था जो पहली बार मेरे पास आया था। और इसका पेट फूला रहता था, स्टूल पास नहीं होता। देखिए किस तरह से अनइवन इसका पेट का शेप है और ये इस बीमारी की एक पहचान होती है, क्योंकि जब एब्डोमिनल फ्लैटनेस ज्यादा रहेगा, स्टूल ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा, तो ये इस बीमारी की पहचान भी होती है। नेक्स्ट टाइम ये आया है और यस इसको थोड़ा सा सुधार हुआ है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखने में हमने कहा है ये स्टूल का पोजीशन था, जब इसको उठा रहा था, दौड़ा करता था, ये स्टूल के बाद तो जाता ही नहीं था। वो चीज़ों में कैसा है तो पहले से क्या कर सही है, हम पूछ रहे हैं क्या सही है।
इसका रिपोर्टाइजेशन चार्ट देखिए। यूजुअली मैं सभी केसेस में अपने क्लिनिक में कंप्लीट केस हिस्ट्री करता हूँ, यूजुअली मेरे असिस्टेंट डॉक्टर ही करते हैं। और इस केस में देखिए रूब्रिक्स क्या क्या के लिए एक्टिविटी रक्तन, डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन चिल्ड्रन इन इन्फेंट, वीपिंग यूजुअली, पर्सपिरेशन ऑफ द स्काल्प, constipation, painful and stool color green, opium of the medicine and see the result. Next, ये चरक डायग्नोस्टिक लखनऊ का वेल डायग्नोज केस था और बाद में भी मैंने उसी डायग्नोस्टिक सेंटर पर भेजा। मैं अपने केसेस में यूजुअली यही करता हूँ कि जहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट लेकर पहली बार पेशेंट आया है उसी सेंटर पर मैं हमेशा भेजता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग की कोई रिपोर्ट होती है तो यूजुअली एलोपैथिक ब्रदर्स अपने कहते हैं ये तो शायद डायग्नोस सही नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं उसी डॉक्टर के पास फिर से भेजता हूँ और वहीं की रिपोर्ट में ज्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ। उसी डायग्नोस्टिक सेंटर पर फिर भेजा गया और इसकी लास्ट में जो रिपोर्ट आई है नो सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। नेक्स्ट और ये बच्चा बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा गया सर। नेक्स्ट बड़ा तो मेरा सबसे लास्ट इसका वीडियो आया मेरे पास, प्रमोशन क्लियर हो रहा है। अब आगे चलते हैं, एक और बीमारी की बात करते हैं। रुद्रेश ने आप सुबह कई सारे केसेस दिखाए थे वेरिकोसील के। वेरिकोसील इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मेल प्राइमरी इनफर्टिलिटी। वेरिकोसील में क्या होता है कि जब आपके स्क्रोटम में जो वेन्स होती हैं अगर उसके अंदर वेलुलर मैकेनिज्म का फेलियर हो गया तो स्क्रोटम में टेम्परेचर हाई हो जाता है। स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए आपको 1 डिग्री का टेम्परेचर कम लगता है और ये अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो स्पर्म मैच्योर नहीं करेंगे, तो ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ प्राइमरी और ये इससे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इन द मेल। ये ग्रेड 4 का वेरिकोसील का केस था, वेल डायग्नोस्ड केस था। इसकी मेरे पास कलर डॉक्टर की भी रिपोर्ट है और नीचे के साइड ये कर गया जब ये कंप्लीट ये क्योर हो गया। नेक्स्ट, ये नॉर्मल स्टडी है ये और उसी डायग्नोस्टिक सेंटर जहां पे आपने पहले देखा था देवान डायग्नोस्टिक सेम सेंटर से मैंने इसका केस किया और इस केस को देखिएगा, इसके रिपोर्टाइजेशन चार्ट जो है सेल्फिशनेस, रिप्रोचिंग नॉनसेंस, वेरिकोसील, थर्स्टलेस, स्वीट डिजायर, लेसियस, कॉशस एंड उसका जेनिटल वार्ड भी थे कंडाइलोमाटा। नेक्स्ट, अब आपका आज से हल कर रहे हैं, ठीक है? ये बच्चा ठीक हो गया पूरी तरह से, आपका ट्रांसप्लिकेशन भी ठीक हो गया, आपके वायर भी ठीक हो गया और आपका ये भी एक और प्रॉब्लम था तो पार वो भी ठीक हो गया। नेक्स्ट, गाइडिंग क्वेश्चन मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैं आपके सामने बिल्कुल रिसेंट केसेस लाऊंगा। केसेस तो हमारे पास हजारों केसेस हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने किसी भी प्रेजेंटेशन में केसेस को रिपीट ना करूं। ये केस बिल्कुल अभी नया है, वेरिकोसील 4th ग्रेड का वेल डायग्नोस्ड केस है। 2 मई को पहली बार मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया और ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी हम जो बाल के द्वारा चिकित्सा करते हैं इसमें एक बड़ा फायदा है, पेशेंट को आना नहीं पड़ता, बाई पोस्ट पेशेंट अपना बाल भेज देता है मेरे पास, केस हिस्ट्री हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। ये पेशेंट रामनगर उत्तराखंड का है और ये 4th ग्रेड का वेरिकोसील है। नेक्स्ट लीजिए, आपको वेरिकोसील आया 4th ग्रेड का। जी हाँ, अच्छा, इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है आपको? मेरे को सर वैसे तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को एक साइड पर राइट साइड जो है वो मेरे को छोटा लगता है साइड में। इनके टेस्टिस की एट्रोफी हो चुकी, राइट एट्रोफिस के टेस्टिस भी है आपकी और साथ में वेरिकोसील वेरिकोसील होने की वजह से टेस्टिस में एट्रोफी आ गई, क्योंकि वहाँ से जब ब्लड वेसल्स आपकी प्रॉपर नहीं रहेंगी तो टेस्टिस में न्यूट्रिशन नहीं। ये इसका रिपोर्टाइजेशन चार्ट है और ये भी देखिए होम्योपैथी की खास बात है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये दवाई सारे काम करती है। इसके पहले का जो आपने केस देखा वो लाइकोपोडियम के द्वारा ठीक हुआ है और यह केस कैलकेरिया का इसका केस देखिए एट्रोफी टेस्टिस वेरिकोसील स्ट्रेनिंग ऑफ द मसल। ये रूब्रिक में यूजुअली तब लेता हूं जब कोई हैवी वेट उठाने की वजह से या साइकिलिंग ज्यादा करने की वजह से अगर प्रॉब्लम आती है तो ये रूब्रिक में लेता हूं। लिफ्टिंग स्ट्रेनिंग ऑफ द मसल एक्टिवेट जेस्टिंग इगोटिस सेंसिटिव क्रिटिसिज्म कैलकेरिया का आपका ट्रांसफर किया गया और लास्ट ये देखिए राइट ट्रॉफिक टेस्टिस अभी बची हुई है, लेकिन इसका वेरिकोसील कंप्लीटली क्योर हो गया। नेक्स्ट कीजिए, इनके फादर से बात हुई। हाँ मैं जी सर, मैं कहाँ है? केवल मार्केटिंग
सर माइक तो नहीं सर माइक अभी कैसे हैं मैं? ठीक है सर पहले से काफी देर हो रहा है ठीक है। पहले से बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है सर आज ऑलरेडी सर हाँ लेकिन उसमें प्रॉब्लम बनती है आपके राइट बच्चे की एकदम से हो गई है। अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि अगर वेरिकोसिल ठीक हो रही है तो टेस्टिस की एट्रोफी भी शायद आगे चलकर ठीक हो जाए। मैं इनको एडवाइस किया है कि इसको रिकॉर्ड कराने के लिए। अब मैं आपके सामने एक और बीमारी के बारे में बात करने आया हूँ। जैसा मैंने अब पहले ही कहा है कि अलग अलग ऐसे केसेस दिखाऊंगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि होम्योपैथी के द्वारा ठीक होती है। इस बीमारी का जिक्र अपने यूजली होम्योपैथिक रिपर्टरी और मेट्रोमेडिका में यूजली कहीं नहीं है और इस बीमारी का नाम है CSF राइनोरिया या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। जो अपना ब्रेन का फ्लूइड है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में हमेशा प्रोड्यूस होता रहता है और नर्वस टिश्यू को नरिश करते हुए बहता रहता है। किसी कारणवश अगर ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाए या इंजरी हो जाए तो यह नाक के द्वारा यह फ्लूइड बाहर आने लगता है और इस बीमारी का नाम है CSF राइनोरिया। बहुत सारे केसेस मैंने इसके ठीक किए हैं। कुछ रीसेंट केसेस मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। ये 14 अप्रैल 2022 का केस है जो मेरे पास वेल डायग्नोस केस है। इसकी सर्जरी भी हो चुकी थी, उसके बावजूद ये मेरे पास लखनऊ में आया और देखिए किस तरह से CSF राइनोरिया कैसे होता है। नेक्स्ट देखिएगा किस तरह से इनके नाक से पानी आ रहा है। थोड़ी आवाज आ रही है, शांति बना रखी है। कभी ज्यादा नहीं आ सकता इससे। और इसका मैंने रिपोर्टेशन किया। एक बड़ा फायदा मैं इस केस को आपके सामने क्यों प्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि मैं मेरा जो टॉपिक प्रेजेंटेशन का बाई मेडिसिन ट्रांसलेशन थ्रू हेयर इज सुपीरियर देन द ओरल डोज। इस केस का मैंने ट्रांसलेशन ये दिल्ली का केस था, मेरी क्लिनिक में लखनऊ आए और मैंने इनका ट्रांसलेशन स्टार्ट किया। कैलकाटा का 0/1 मैंने इनके केस के अनुसार लगाया और पेशेंट चला गया। करीब 9 दिनों के बाद पेशेंट ने हमको कॉल किया कि मेरा CSF लीक इंक्रीज हो गया है। मैंने केस को रीएनालाइज किया और मुझे लगा कि शायद पहली दवा में मिस्टेक हो गई है या दवा काम नहीं कर रही है। मैंने यहीं से उसका बाल निकालकर दूसरी दवा में लगाया, लैकेसिस का ट्रांसफर किया एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट कितने महीने हो गए आपको CSF नहीं आया? ये बिल्कुल रिसेंट 30 सितंबर का है। एक बार एक नाम के चलिए कि देखिए आपको मैं गया था करीब अप्रैल या मई में गया था। हमारे पास आप आए मई में गया 14 अप्रैल को आप मेरे पास आए, 14 अप्रैल को। उसके रिपोर्टेशन में देखिएगा उसी समय से पहले चलिए 15 दिन या 20 दिन के बाद में मेरा जो पानी आ रहा रुक गया सर। हाँ तो हमने आपकी 14 अप्रैल में दवाई चालू की, उसके बाद आपने हमको एक रिपोर्ट किया कि बढ़ गया तो हमने 22 अप्रैल को आपकी दवाई की। हमको लगता है यही वाली दवाई जो 22 अप्रैल को देखी थी तो फायदा है इसके बाद। हर केस में अलग अलग दवाइयां हैं, अलग अलग प्रिपरेशन चार्ट है। ज्यादा हो गया था मेरे से पानी आता था तो ज्यादा हो गया था सर। वो मैंने कॉल किया देखिए सर ये बिहार का ही पेशेंट है, गया का पेशेंट है ये और दिल्ली में रहते हैं। पर है मेडिसन मैं उससे मतलब बहुत फायदा हुआ। अभी तक मैं मेरा कुछ टिकअप नहीं हुआ है। ठीक है तो अभी अपने आपका आज ट्रीटमेंट आप कर लेते हैं, ठीक है। एक रूब्रिक्स में यूजुअली लेता हूं हाइड्रोसेफेलस आपको कोई जरूरत क्योंकि CSF की कोई डायरेक्ट रूब्रिक नहीं है अपने रिपर्टरी में, क्योंकि ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है। ऐसे मतलब हम तो स्वस्थ है, अभी आपको तो बोल रहे स्वस्थ है ना और बढ़िया है बहुत। हाइड्रोसेफेलस बोले जैसे आपने कि नहीं कंसाइज खिलाइए रूब्रिक होती है। सक्षम भी उधर अभी भी लखनऊ में आऊँगा, खुद मैं आऊँगा आपके पास ही। हमारी मिठाई अभी यहाँ से नेक्स्ट ये दूसरा केस है CSF राइनोरिया का। नेक्स्ट प्ले करिए। आप देख पा रहे होंगे ये CSF राइनोरिया का दूसरा केस है। किस तरह से ब्रेन का फ्लूइड नाक से बाहर आ रहा है और ये वेल डायग्नोस्ड केस था। नेक्स्ट थोड़ा सा फायदा हुआ है इनको। नेक्स्ट ये इनकी रिपोर्ट है। यूजुअली जो CSF राइनोरिया के केसेस है यहाँ पर क्रिपी फॉर्म प्लेट जो ब्रेन के बेस पे जहाँ पे पिट्यूटरी आकर रुकती है, क्रिपी फॉर्म चलनी जैसे प्लेट उसको कहते हैं,
हल्की बोन होती है वहीं पे डिफेक्ट आ जाता है। और उसी देखिए इसमें क्लियर कट ये CT image is revealed defect in the left lateral wall of expanded sinus with the active intracanal leakage noted. The treatment for platelet and cistergallan are normally seen. Next. और इनका मैंने इंट्रोडक्शन किया, फास्फोरस नाम की दवा से इनका इलाज हुआ। देखिए नेक्स्ट करिए और ये कंप्लीट क्योर हो गई। नेक्स्ट 5 दिसंबर के बाद से वितरण हुई मांगे 5 दिसंबर से आज हो गई 30 जनवरी 2020। ये कंप्लीट क्योर हो चुका है। ठीक, आज ये 2 साल हो गए इसको केस का। ठीक है नेक्स्ट। ये दूसरा केस है CSF डायनोरिया का, ये लखनऊ का ही केस है। और इस केस में जब ये निदान डायग्नोस्टिक का केस है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैं यूजुअली अगली बार जब केसेस को अपने भेजता हूँ तो उसी डायग्नोसिस लैब में फिर भेजता हूँ कि जिससे हमारी डायग्नोसिस का कोई डाउट ना रहे कि भाई ये केस सच में ठीक हुआ है। मैंने निदान डायग्नोस्टिक में इसके लेडी को ठीक होने के बाद फिर भेजा और इसकी रिपोर्ट देखिएगा। ये पहली बार मेरे पास आई। नेक्स्ट, साइलिशिया का ट्रांसफर चला था, कब से चालू है नेक्स्ट। समय की कमी के नाते मैं थोड़ा फास्ट स्लाइड चला रहा हूँ। ये पहली रिपोर्ट है CT सिस्टमोग्राफी की और ये बाद की रिपोर्ट है सेम डायग्नोस्टिक सेंटर की। CT सिस्टमोग्राफी रिवील्स नो सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी, नीचे सबसे लिखा हुआ है। और यह केस साइलिशिया के द्वारा ठीक हुआ। इसके पहले का केस फास्फोरस के द्वारा ठीक हुआ था, इसके पहले का केस लेगेसिस के द्वारा ठीक हुआ था। तो हर केस अलग अलग तरीके से अलग अलग दवाइयों से सिंगल रेमेडी के द्वारा ठीक हो रहा है। नेक्स्ट, मेरा भी थोड़ा वीडियो इस बार आपका जो है दवा लगाएगा 18/8 उससे कितने दिन के बाद से आपका दोपहर में आपने किया है यहाँ आए थे। अच्छा बोला तो शाम से ही 9 बजे आज तक क्या चाहते थे यार साहब? हम ज्यादा तो नहीं। ये केस आपके सामने दूसरा केस CSF डायनोरिया का। यह केस लखनऊ का था और लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल में इनका सर्जरी होने जा रहा था क्योंकि ये बेड डायग्नोस केस था सहारा हॉस्पिटल के द्वारा। क्योंकि इनको एनेस्थीसिया जब दिया गया उस समय इनको बेहोशी आने लगी और इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी तो इनके ऑपरेशन को टाल दिया गया। इन्होंने अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ जाना बेहतर समझा और ये लखनऊ के क्लिनिक में मेरे पास आई और मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। देखिए पहली बार किस तरह से इनको CSF का लीक हो रहा है मेरे क्लिनिक में। नेक्स्ट, देखिए डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ये 11 दिसंबर का केस है। इनको पहले 70% फायदा हुआ, कैसी हैं आप? फिर 80% और 20 मार्च को कंप्लीट किया। पहले से बेहतर 3%। कैसी हैं आप? मुझे तो लग रहा है 70% बेहतर है। बोलिए। ठीक है सर। हाँ एक और अगला केस चुरू राजस्थान का ये केस है जो मेरे पास लखनऊ के क्लिनिक में है और इनकी भी रिपोर्ट में देखें द स्टडी रिवील्स डिफेक्ट मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 mm in the right uniform plate with evidence of CSF looks into right ethmoidal sinus। इन केसेस को दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि इस तरह के केसेस आपके क्लिनिक में आए तो आप कॉन्फिडेंट रहिए ये भी केसेस जो सर्जरी जिनको बताई गई है कि 1 लाख रुपए है वो भी होम्योपैथी के द्वारा ठीक होते हैं provided you have the right selection of the medicine and every case you cannot duplicate the result by copying the same medicine। every case required their individual own medicine। homeopathy is always a tailor made medicine। homeopathy never advocates ready made medicine। आप देखिए इनका नेक्स्ट का CSF लीक हो रहा है। देखिए नेक्स्ट सबका इस्तेमाल लेके लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है कि ऐसी सर्जिकल डिजीज के लिए लखनऊ से चल राजस्थान चुरू से चलकर मेरे क्लिनिक में आए हैं और उनको कुछ खाने को नहीं दे दिया जाएगा और केवल एक उनका बाल एक दवा में लगा दिया जाएगा और घर बैठे वो ठीक हो जाएंगे। समझा पाना बहुत कठिन होता है लेकिन आपके रिजल्ट और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए बार बार उत्साहित करता है।
यह केस सल्फर के द्वारा ठीक होता है। देखिए हाइड्रोसेफेलस, स्टूपिंग एग्रीवेट, फियर फेलियर ऑफ फ्लैटर डिजायर। जब बहुत चापलूसी पसंद आदमी होता है तो हम ये रूब्रिक लेते हैं, फ्लैटर डिजायर टू बी स्पीच स्टैमरिंग टिमिडिटी। लाइक नेक्स्ट हमारा रोके करें और क्या बिल्कुल नेक्स्ट अगर जी कैसे हैं आप? ठीक हो सर, ठीक हो। नेक्स्ट फायदा हुआ मुझको इसी सब का हो गया। इनको पहले 30% अभी तक सीएस डायलोरिया में कोई 15% ही खाया। नेक्स्ट 15-20 अच्छा लग गया होता था। कितने डायलोरिया का केस था सर पीछे एक बार में आज से एक ये कंप्लीट क्योर हो गया। इसके अगला एक केस और सीएसएफ प्राइमरी का मैं दिखाऊंगा आपके सामने, और ये केस है दिल्ली का। ये लेडी मेरे पास दिल्ली से आई थी। ये कीजिए उतने देर से बुला तो दो ड्रॉप हो गया। सुबह के रात वाले कलेक्टर defect size 2.5 mm seen in the right pamphlet with a fluid collection in the region। सभी केसेस मेरे पास ऑलरेडी डायग्नोज केसेस आते हैं और सभी को जब सर्जरी बता दी जाती है तभी मेरे पास ये आते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोसेफेलस, एवेलिस, एलन फ्रॉम एंजाइटी, डिक्टेटोरियल, फास्टिडियस, इंडस्ट्रियस, सेंसोरियस एंड हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली। ये एक रूब्रिक्स थी और उनका साइलिशिया का ट्रांसलेशन किया गया। अगला देखिए नेक्स्ट और ये कंप्लीट क्योर हो गई और आज इनको क्योर के करीब 1 साल से ऊपर का समय हो गया। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट जरा भी नहीं आगे अगली वाला अपना वो तो अब नहीं कर तब से कभी नहीं हुआ। अभी तो सब लोग सुन के आ रहे हैं और उसका कब सही होगा? उनका बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका अपने जीवन में सही होना पड़ा। नेक्स्ट हाँ एक केस आपके सामने फ्लाइट वार्ड का, बहुत सारे सीएसएफ प्राइमरी के केस दिखा चुके और थोड़ा सा अलग आते हैं। ये फ्लाइट वार्ड का केस है और ये केस ग्वालियर का है। ग्वालियर से इस लड़के ने 5 साल तक तरह तरह के, यूजली आपके क्लिनिक में भी जब केसेस आते होंगे वार्ड वगैरह के तो पूजा कास्टिकम ये सारी दवाइयाँ कलकत्ता का ये सब खाते ही आते हैं लड़का हमारा। और इस केस को ये मेरे क्लिनिक में आए नहीं कभी, इन्होंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया ग्वालियर से और देखिए इन्होंने जो हमारे पास फोटो भेजी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इनका वार्ड का केस। और सर खातों मार्केटली वही बैक पे भी लेते हैं। नेक्स्ट बस अब इसको आप वो देख लीजिए ना। इनका एक रिपोर्ट है देखिए और शायद ऊपर हो गया ये, मैं मेडिसिन नहीं देख पा रहा हूँ। प्रोबेबली ये लाइकोपोडियम का केस था। नेक्स्ट कितना हो पाएगा करेंगे, बंद कर देंगे। वैसे दिस इज द ब्यूटी ऑफ हमारे पैशन। थैंक यू। नेक्स्ट दिस इज द लेटेस्ट पिक्चर्स। नेक्स्ट एक और डिजीज के बारे में मैं आपके सामने बात करता हूँ। एक डिजीज होती है काइलूरिया। बिहार, बंगाल, हिमालयन जो बेल्ट है इसमें फाइलेरिया के केसेस बहुत आयत से पाए जाते हैं। और फाइलेरिया अगर बढ़ जाता है तो फाइलेरिया के जो निमेटोड्स होते हैं ये लिम्फेटिक चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। तो जब लिम्फेटिक चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो एक लिम्फेटिक फिस्टुला बन जाता है जो किडनी में ड्रेन करता है। तो जो भी पेशेंट फैट को खाता है वो सीधे सीधे काइल के रूप में, जो काइलोमाइक्रोन के रूप में हम फैट का अब्जॉर्ब करते हैं अपने इंटेस्टाइन में, तो वो काइल के रूप में सीधे सीधे बाहर निकल जाती है यूरिन के रास्ते, तो दूध के जैसे पेशाब होती है। मैंने अपने सभी पेशेंट में काइलूरिया के मैं मना करता हूँ और आप भी याद रखिए अपने पेशेंट को मना किया कीजिए। फाइलेरिया और काइलूरिया के पेशेंट को दही नहीं खाना, जीवन भर नहीं खाना है। मुझे याद आता है मेरा एक फाइलेरिया का पेशेंट था, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, 2 साल तक उनको फाइलेरिया का अटैक नहीं आया था। एक बार मैंने उनसे उन्होंने हमसे कॉल किया कि मेरे पास फाइलेरिया का अटैक आया, पैर में सूजन आ गई। हमने कहा दही खाया था आपने? कहा उन्होंने कहा नहीं दही नहीं खाया था, चरणामृत पिया था। तो चरणामृत की एक छोटी सी मात्रा भी यूजली ये क्यों हो जाता है हम नहीं जानते, लेकिन शायद एक जो दही शायद शीत प्रवृत्ति की होती है और शीत प्रवृत्ति शायद फाइलेरिया के निमेटोड्स के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है।
तो ये केस मेरे पास लखनऊ के क्लिनिक पे था। जब काइलोरिया हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो साथ में ब्लड भी आने लगता है जब फिस्टुला से। तो इस बीमारी को कहते हैं हेमेटोकाइलोरिया। ये यूरिन का सैंपल अपने लेके आए थे। पहले ये हस्बैंड आए थे, बाद में उनकी वाइफ जिनको पेशेंट थी वो आई मेरे पास। नेक्स्ट तुम ये देखते रहो। इसकी मदद मिला है, इससे इलाज हो गया और यूरिन का कलर ऐसे रोज होता है। नेक्स्ट कितने बजे खत्म होगा सर? और देखिए फास्फोरस का सिलेक्शन किया गया इनके सिम्पटम्स के अनुसार। नहीं सब जानिए। इनकी पूरी रोगी यूरिन कलर, मिल्की यूरिन, एल्ब्यूमिनस। यूजुअली काइलोरिया के केसेस में यूरिन का एल्ब्यूमिन आता ही आता है। नेक्स्ट हो गया आपका। अपने वाले नेक्स्ट और ज़्यादा चाहिए। ये भी बिल्कुल रिसेंट केस है 6 अक्टूबर का। ये थोड़ा सा हाँ सर, 2 दिन पहले देखते जल्दी था सही हो गया था के दिन से बुलाते कैसे सही हुआ? क्योंकि आपका क्या हुआ, आपने ट्रीटमेंट आपका 13 जून से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने आपका भाई 5 जुलाई तक चला। आपको 16 अगस्त को जो आपने बताया कि आपको फायदा नहीं हो रहा, हमने आपकी दूसरी दवाई चली है। हाँ सर, हाँ, और मैं आपको देखिए वहाँ देखिए। मैंने अपने सेंटर से ही इनका ग्लाइकोप्रोडक्ट चल रहा था और सीपीआर में इनका कनेक्शन चेंज कर दिया है। उसी से आपकी 16 अगस्त को। 16 अगस्त के बाद से आपका धीरे धीरे करके आराम हो गया होगा। हाँ सर, 16 अगस्त के बाद धीरे करके आराम हुआ। उसके बाद मेरा डॉक्टर के बाद ये भी 6 अक्टूबर का केस है, सबसे रिसेंट केस है। आपको काइट का प्रॉब्लम कितने साल से है? हाँ। एक और डिजीज है, इस नई नई बीमारियों का केस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और इस बीमारी का नाम होता है ब्लेफारोस्पाज्म। ब्लेफारॉन कहते हैं आईलिड को। इसमें अगर स्पाज्म आएगा तो इसको कहते हैं ब्लेफारोस्पाज्म। और ये इसके केसेस इतना परेशान होते हैं, यूजुअली मेंटल भी इसमें काज होता है। मेंटल एंजाइटीज, वरीज, प्रोलॉन्ग वरीज इसमें काज होती हैं। और स्पाइस अपनी जब आंखें स्पाज्म कर लेती है तो एलोपैथिक मेडिकल साइंस यूजुअली पेशेंट क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आई डॉक्टर के पास। उनको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देते हैं, उसके बाद उनको आँख के डॉक्टर के पास भेजते हैं, फिर नर्व के डॉक्टर के पास भेजते हैं और फाइनली उनको बोल दिया जाता है कि बोटॉक्स नाम का एक इंजेक्शन आता है। वो बोटॉक्स इंजेक्शन मैक्सिमम पेशेंट में जो काम करता है 3 महीने तक, कुछ पेशेंट में तो 1 हफ्ते भी काम नहीं करता है। और ब्लेफारोस्पाज्म के बहुत सारे केसेस में मैंने फायदा दिया है। नेक्स्ट, ये अहमदनगर की पेशेंट थी, आप देख सकते हैं कि आई में क्या प्रॉब्लम थी। और मैंने इनका टेस्ट किया ऑनलाइन। नेक्स्ट, 8 सितंबर नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। कितना आराम हुआ आपको? 70% तो हो गए। 70% आराम है। नेक्स्ट, अब आपका अपने काम काज में ये केस इग्नेशिया के द्वारा ठीक हुआ है। आप देखिए इनकी रिपोर्टेशन चार्ट। स्पाज्म लीड हरी, एक्सपोजर टू सन एग्रीवेट, सेंटिमेंटल इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट एस्केप अटेम्प्ट टू। नेक्स्ट, टिकट हमने चालू किया है। नेक्स्ट, और ये 7 अक्टूबर ये अब बात करते हैं कि जो ये मैंने इतने केसेस दिखाए इसका मतलब क्या है। मेरे आज के प्रेजेंटेशन का टॉपिक है व्हाई मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर आई एम कंसीडरिंग एज ए सुपीरियर देन द ओरल डोज। सबसे पहले जान लेते हैं मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर क्या होता है। पटना के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर बी सानी के द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवा ऊर्जा के रूप में होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता है और आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन 6 पावर के ऊपर जाती है तो बियॉन्ड एवोगाड्रो नंबर होती है। डॉक्टर बी सानी अपने सेमिनार्स में और अपने आर्टिकल्स में अक्सर एक बात लिखा करते थे। वो इस बात पे बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करते थे और बड़ा लोगों को कहते थे कि मैंने अक्सर होम्योपैथ को देखा है, बच्चों के लिए 1 गोली, बड़ों के लिए 2 गोली, जानवरों के लिए 10 गोली। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, 1 गोली या 10 गोली से? अगर वो गोली है, अगर इन्फेक्टेशनल डोज है तो 1 गोली भी उतना ही काम करेगी जितना 10 गोली काम करेगी, अगर आप डायनेमिक डोज में विश्वास रखते हैं। इसके आगे की स्टेप, डॉक्टर बी सानी इस चीज से बड़ा परेशान रहते थे। कहते थे अगर दवा ऊर्जा के रूप में ही है तो ऊर्जा कोई खाने की चीज है, ऊर्जा कोई खा सकता है क्या? हैनीमैन ने अपने आवेदन के 6th एडिशन के फुटनोट नंबर 11 में साफ साफ लिखा है होम्योपैथिक मेडिसिन आर नथिंग बट द डायनेमिक इन्फ्लुएंस
homeopathic medicine acts just like it piece of magnet attracts the piece of iron. ये हैनीमैन का लिखा हुआ है। और इसी संबंध में अभी 3 दिन पहले नोबेल प्राइज की जो आप लोगों को शायद जानकारी होगी, फिजिक्स में इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को, और उनको नोबेल प्राइज एक डिस्कवरी पे दिया गया जो आगे चलकर होम्योपैथी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यह डिस्कवरी ये है, दुनिया में 2 फोटॉन अलग अलग डिस्टेंस पर भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। शायद आप लोगों को ये जानकारी नहीं है, आप लोगों ने खाली पेपर में ये पढ़ा है कि फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है, किस चीज के लिए मिला है और वो होम्योपैथी के लिए कितना अच्छा होने वाला है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। होम्योपैथी में क्या कहा जाता है कि अगर आप मेडिसिन को पेटेंटाइज कर दिए तो उसके अंदर एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया इसी बात का विरोध करती है कि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं। ये जो डिस्कवरी है फोटॉन की, जो दूर से भी कनेक्ट करती है, ये डिस्कवरी आगे चलकर देखिएगा होम्योपैथी के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत काम आने वाली है। और यही डिस्कवरी इसका भी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या कि बाल तो शरीर से अलग हो गया। पेशेंट बैठा है मेरा अहमदनगर में, उसका बाल मेरी क्लिनिक में लखनऊ में रखा हुआ है और कैसे फायदा कर रहा है। हार्डली एक चीज में समझेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जानते हैं होम्योपैथी में हमारे पास दवा बनाने के ऐसे ऐसे सोर्सेस हैं। हम लोग सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन का सोर्स है, जहाँ पे एक्सरे, जहाँ पर मैग्नेट, जहाँ पर मून लाइट के नीचे हम मिल्क पाउडर को रख देते हैं और उसको पेटेंटाइज करके मेडिसिन बना लेते हैं। कहाँ पे मून है, कहाँ पर धरती है, वहाँ हमारी दवाइयाँ काम करती हैं। तो होम्योपैथी में इटसेल्फ डायनेमिक सोर्स है। और इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमा को कैलकेरिया का हाई डोज में नहीं दी जानी चाहिए। ये हम मानते हैं। मून कहाँ है, धरती कहाँ है, पेशेंट कहाँ है, फिर भी हम मना करते हैं क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की गति का, पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों की गति का हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। कुछ आज के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के द्वारा जान पाए हैं, कुछ नहीं जान पाए हैं। लेकिन जो नहीं जान पाए हैं वैसा हो नहीं सकता, ऐसा कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, तो ये रियल ट्रांसफर है जो मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स के हैं। पेशेंट के बाल लगे होते हैं, पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें मेडिसिन का नाम, कोड नंबर। नेक्स्ट, ये वही बातें मैं जो आपको बता रहा था। हैनीमैन ने 3 डिस्कवरी की थी, ओरल मेथड, टच और अल्फेक्शन और मदर फीड के द्वारा। 5वां मेथड डॉक्टर बी सानी का था। नेक्स्ट, इस तरह से हम इसको ट्रांसफर करते हैं कि एक पेशेंट का एक बाल लिया जाता है, पहले केस किया जाता है, केस लेने के बाद एक ट्रांसफर की शीशी ली जाती है, उसमें दवा के हेयर, पहले उसमें हम 9-10 वाटर भर देते हैं, एक बूंद उसमें सेंटिसिमल स्केल या 50 ml की 1-2 गोली डाल के उसको 10 टाइम जब कर देते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफर सेट, और उसमें पेशेंट का एक बाल लगा दिया जाता है। दुनिया के किसी कोने में, मेरे पास इसमें करीब 30-32 देशों के मरीज हैं जिनके बाल मेरे क्लिनिक पर लगे हुए हैं। नेक्स्ट, ये मैं वही बातें बता रहा हूँ जो अभी मैंने ऑर्गन में जिक्र किया था कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आर नथिंग बट द डायनेमिक इन्फ्लुएंस। और खास बात यही है, पूरी दुनिया के होम्योपैथ आज भी ऑर्गन के 5th एडिशन को, आप सभी जानते हैं ऑर्गन का सबसे लेटेस्ट एडिशन 6th एडिशन है, लेकिन 99% होम्योपैथ आज भी 5th एडिशन को फॉलो करते हैं। कैसे? हैनीमैन ने 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन में कहा है, LM potency is the only potency which I am advocating for every chronic cases। और आज की डेट में 99% होम्योपैथ डेसिमल स्केल या सेंटिसिमल स्केल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कायदे से आप लोग अपनी प्रैक्टिस में 5th एडिशन ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो डिस्कवरी थी, ये जो बातें कही हैनीमैन ने डायनेमिक इन्फ्लुएंस की, ये एफोरिस अवेलेबल फुटनोट 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन में कही थी, इसलिए आगे की बात हुई। नेक्स्ट, नील्स बोर की थ्योरी है, और इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए परसों जो डिस्कवरी हुई नोबेल प्राइज की, कि देखिए ब्रह्मांड में 2 पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे भी तब भी वो आपस में कनेक्टेड हैं। आपके बाल जो आपके शरीर से अलग हुआ है वो अलग नहीं हुआ है। जो लोग हिंदू धर्म के हैं जानते हैं
हिंदू धर्म में बच्चों का जब मुंडन होता है तो बच्चे का बाल नाली में नहीं फेंका जाता है, उसको आटे की लोई में लेके नदी में प्रवाहित करते हैं। हो सकता है कि आज से सैकड़ों साल पहले हमारे दादा नाना समझते होंगे कि इसकी क्या अहमियत हो सकती है। नेक्स्ट 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 अर्थ इज जस्ट ए डॉट इन दिस वास्ट बाउंडलेस यूनिवर्स। नेक्स्ट, अब सबसे लास्ट में मैं यहीं से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। क्या क्या फायदे हैं मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर के ओरल डोजेस के अलावा? आप लोग अपनी क्लिनिक पे सभी लोग, एक पेशेंट आया, उसके लिए अपनी दवा का चुनाव किया और उसको खाने की दवा दिया। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि खाने की दवा नहीं दिया जाए, बाल की दवा किया जाए। पेशेंट कहीं भी रहे, सबसे पहला फायदा डिस्टेंस इज नो बार। पूरी दुनिया में कहीं भी आपका रोगी हो, उसका बाल केस हिस्ट्री और अपनी राइट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन आपका हो गया तो आप अपनी मेडिसिन कहीं से भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहला फायदा। आज की स्थिति में मेरे पास करीब 30-32 देशों के मरीज हैं और कोरोना काल में मेरी क्लिनिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे क्लिनिक पर पेशेंट्स के बाल रखे रहते थे, पेशेंट अपनी बात करते थे। और कोरोना में भी एक तो सबसे बड़ा फायदा था, मुझे भी डर नहीं रहता था इन्फेक्शन होने का पेशेंट को, और पेशेंट को भी डर नहीं होता था कि डॉक्टर से उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। पेशेंट केवल अपना बाल बाई पोस्ट भेज देता था, क्योंकि इंडियन पोस्ट हमेशा से चलती रही है, और मेरे पास बाल आ जाता था और मैं पेशेंट का केस एनालिसिस करके अपने सेंटर से ही बाल लगा दिया करता था। दूसरा फायदा, no need of taking pills every time। अक्सर डॉक्टर्स एक बड़े रॉन्ग कॉन्सेप्ट में रहते हैं कि अगर पेशेंट को ठीक करना है या पेशेंट को पैसा देना है तो ज्यादा दवाई देनी चाहिए। ज्यादा दवाई दोगे तो उसके बाद में ज्यादा पैसा लोगे। पेशेंट कभी दवा, इस कॉन्सेप्ट को निकाल दीजिए अपने दिमाग से। पेशेंट हमेशा ठीक होने आता है, कभी दवा खाने नहीं आता है, और ज्यादा दवा तो दूर की बात है। इस सिस्टम में फायदा यही होता है कि every time a patient is taking a pill, why they are taking a pill? Because they are ill। तो बैक ऑफ द माइंड उनके नहीं चलना चाहिए कि आप बीमार हैं इसलिए रोज दवा खा रहे हैं। रोज टाइम पे बदलना पड़ता है। हर बार जब दवा पेशेंट खाता है तो उसके अवचेतन मन में जरूर जाता है कि आप बीमार हैं तभी तो दवा खा रहे हैं, स्वस्थ आदमी कहाँ दवा खाता है। तो ये एक लैकुना जो है ये हट जाता है ट्रांसफर में। दूसरा, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इजी। मैंने आपको अभी कुछ केसेस दिखाए थे। दिल्ली का पेशेंट था, मेरे पास सीएसए प्राइमरी का आया था, 15 दिन उसको फायदा नहीं हुआ था, उसका सीएसए प्राइमरी बढ़ गया था। अब ओरल मेडिसिन में क्या होता, ऐसा नहीं कि उसे ओरल मेडिसिन फायदा नहीं करती, लेकिन उसके लिए उसको मैं प्रिस्क्रिप्शन देता, उसको दवा की दुकान पे जाकर खरीदनी पड़ती, दवाई खानी पड़ती, या उसको मैं यहाँ से कुरियर करता और उसके घर पर पहुँचती है और वो दवा को खाता। मेरे पास यहाँ पे कमांड था, मैंने उसकी दवा देखी, उसका बाल वॉश किया, दूसरी दवा पे लगा दिया और उसका फायदा हुआ। केस प्रमाणिक आपके सामने है। सो फॉर द फास्टेस्ट मेथड, मैंने अपने 22 साल के करियर में देखा है कि ट्रांसफर से तेज कोई पैथी नहीं बनी। मैंने इंस्टेंट 1-1 मिनट में रिजल्ट देखे हैं पेशेंट्स को फायदा होते हुए। एग्रीवेशन कैन बी चेक। ओरल मेडिसिन किसी भी पैथी की हो, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, किसी भी पेशेंट की किसी भी पैथी की मेडिसिन, अगर आपने एक बार मेडिसिन को पेशेंट के मुंह में डाल दिया या खिला दिया, अगर उसके इन केस किसी भी तरह से एग्रेवेशन होता है तो आपके पास केवल एक मात्र उपाय है, उसको एंटीडोट किया जाए या वेट किया जाए। हम लोगों ने ऐसा अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है। ट्रांसफर सिस्टम में फायदा होता है, हमने पेशेंट का बाल हटाया, वॉश करके रख दिया और एग्रेवेशन चेक हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने अपने पेशेंट से बहुत बार देखा है, ऑब्जर्व किया है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। सबसे बड़ा फायदा एक और है, होम्योपैथी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पोटेंसी सिलेक्शन। अक्सर आप लोग पूछते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे, किसी के कोई प्रैक्टिशनर 30 वाला है, कोई 200 वाला है, कोई हायर नहीं देता, 1M से नीचे बात ही नहीं करता। लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि 30 की मेडिसिन कितनी देर काम करेगी, 200 की मेडिसिन कितनी देर काम करेगी, या 1M की मेडिसिन कितनी देर काम करेगी। क्यों हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहे हैं या हमारे जो स्टारबर्ड्स हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहे हैं। 30 डेली दे देना है, 200 एक हफ्ते में देना है, या 1M 15 दिन में देना है। मान लीजिए आपने एस्टेब्लिश कर लिया कि 30 को मुझे 24 घंटे बाद देना है। अब आपने 30 की दवा दी, मान लीजिए मेडिसिन का एक्शन केवल 20 घंटे रहता हो, उसके एक्शन में तो 4 घंटे पेशेंट बिना मेडिसिन के रहा, और मान लीजिए
मेडिसिन का एक्शन 30 घंटे रहना हो, आपने 6 घंटे पहले रिपीट कर दिया। आपके पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, ना ही आपके पास कोई क्लिनिकल ट्रायल है। आप केवल ब्लाइंड ट्रैक फॉलो कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस में, ये ओवरकम हो जाता है जब आप प्राशन करते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बस बहुत सारे डायग्नोस खत्म हो जाते हैं जो होम्योपैथ ने अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे ठप्पा लगा के रखे। होम्योपैथी में प्याज ना खाओ, लहसुन ना खाओ, धनिया ना खाओ, मिर्चा ना खाओ, बस होम्योपैथिक दवा सही से खाओ, बाकी सब ना खाओ। लेकिन ये केवल दिमाग का भ्रम है। हैनीमैन ने अपोरिज्म 73 शायद है, उसके फुटनोट पे कहा था होम्योपैथी में इस तरह से डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। होम्योपैथी में इसलिए मना किया था। हैनीमैन ने बड़ी अच्छी बात कही, जब आप रात के अंधेरे में बांसुरी की आवाज सुनते हैं तो आपको अच्छी सुनाई पड़ती है, और दिन के कोलाहल में जब वही सुनते हैं तो वही बांसुरी की आवाज अच्छी नहीं सुनाई पड़ती है। केवल इसलिए कहा था मेडिसिनल सब्सटेंस, ऐसे फूड आर्टिकल्स आपको डाइट से केवल हटा देने हैं जिनकी अपनी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो आपकी मेडिसिन के एक्चुअली पेशेंट के सिम्टम्स को अल्टर कर दें। लेकिन होम्योपैथ में उसका भ्रष्ट करते करते सारे पेशेंट को प्याज, लहसुन, पान, बीड़ी, सिगरेट सब मना। हालांकि ये तामसी वस्तुएं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस से 22 साल में तो ये देखा है, प्याज की वजह से आज तक किसी भी पेशेंट में आज तक हमने नहीं देखा कि प्याज की वजह से प्याज पेशेंट खा रहा हो उसको फायदा नहीं हो। पता नहीं कैसे लोगों ने फैला रखा है और वही ये चलता जा रहा है। तो ये सारे टैबूज इससे खत्म हो जाते हैं। आईसीयू में हम काम कर सकते हैं, रिपोर्टिंग इजी होती है। व्रत, रमजान, त्योहार, नवरात्र भी गया, आप लोगों की क्लिनिक में अक्सर पेशेंट का थोड़ा सा टोटा पड़ जाता है। नवरात्र में पेशेंट दवाई नहीं खाते हैं, हमारे क्लिनिक में फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दवा खाना ही नहीं है। रमजान के महीने में सहरी से लेकर अफ्तारी के टाइम तक अगर पेशेंट को कोई दवा खाना है तो आप उसके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किए बिना दवा नहीं कर सकते। ट्रांसफर में फायदा है, आप बाल 24 घंटे कभी भी लगा दीजिए, इसकी मेडिसिन हो सकती है। तो ये सब फायदे थे। मैंने कोशिश की है अपनी तरह से एक्सप्लेन करने की, कुछ केसेस दिखाने की। अगली बार जब आपको बुलाएंगे फिर नए नए केसेस के साथ आपके सामने आऊंगा। बहुत बहुत